Welcome back everyone. Welcome to my lecture series. This is a lecture series on MCQ for economy जो कि आपके फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में और आपके सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम में आपको हेल्प करेंगे और आने वाले केएस एग्ज़ाम में भी आपको हेल्प करेंगे। दोस्तों, इससे पहले 3 लेक्चर हम ऑलरेडी कर चुके हैं इस MCQ सीरीज़ में। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आ रहे हैं तो इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उन तीनों लेक्चर्स के लिंक मिल जाएंगे। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि आज का लेक्चर जो हमारा फोकस रहेगा वो रहेगा ऑन फॉर्म्स ऑफ मार्केट। अगर आप लोग पहली बार तैयारी कर रहे हैं या जो लोग तैयारी नहीं भी कर रहे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की, तो ये जो लेक्चर सीरीज़ रहेंगी, जो क्वेश्चंस रहेंगे, ये रहेंगे मेनली ऑन टाइप्स ऑफ मार्केट, फॉर्म्स ऑफ मार्केट पे, जिसमें 4 मेजर किस्म की मार्केट आती हैं: मोनोपोली मार्केट, मोनोपोलिस्टिक मार्केट, ओलिगोपोली मार्केट एंड परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट। उसी के रिलेटेड यहाँ क्वेश्चंस करेंगे हम आज और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। आइए शुरुआत करते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन? दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक और बार बता दूं, जिन लोगों ने हमारा लेक्चर हमारे चैनल को एक्सप्लोर नहीं किया, प्लेलिस्ट नहीं खोली, उनको बता दूं कि हमारे ऑलरेडी लेक्चर्स हो चुके हैं इस टॉपिक पे, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट वगैरह पे, टाइप्स फॉर्म्स ऑफ मार्केट पे। आप सिंपली हमारे प्लेलिस्ट में जाइए। इनफैक्ट उस प्लेलिस्ट का भी लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अगर आपको पहले वो देखना है, उसके बाद आप बेटर आंसर कर पाएंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन परफेक्ट कंपटीशन मार्केट एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट? कि मोनोपोलिस्टिक और परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में क्या डिफरेंस है? तो आइए देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या है? परफेक्ट कंपटीशन हैज अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल फर्म्स व्हाइल मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन डज नॉट। कहते हैं परफेक्ट कंपटीशन में बहुत सारी स्मॉल फर्म्स होती हैं क्या? ये बात तो क्लियर है कि परफेक्ट कंपटीशन में बहुत सारी फर्म होती हैं और मोनोपोलिस्टिक फर्म में भी लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स होती हैं, बट इतनी नहीं होती जितनी परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में होती हैं। तो ये थोड़ा बहुत सवाल जो है अभी आधा अधूरा लग रहा है। अगला ऑप्शन पढ़ते हैं। इन परफेक्ट कंपटीशन फर्म्स प्रोड्यूस आइडेंटिकल गुड्स while in monopolistic competition firms produce slightly different goods। ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में जितने भी प्लेयर्स होते हैं वो एग्जैक्ट प्रोडक्ट बनाते हैं, सेम टेस्ट, सेम कलर, सेम क्वांटिटी, सेम क्वालिटी, कोई डिफरेंस नहीं होता। तो ये ऑप्शन तो मुझे सही लग रहा है बिल्कुल। इन परफेक्ट कंपटीशन फर्म्स प्रोड्यूस आइडेंटिकल गुड्स व्हाइल इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन फर्म्स प्रोड्यूस स्लाइटली डिफरेंट गुड्स। तो ये आंसर हो सकता है, लेकिन हम जल्दी नहीं करेंगे, पहले बाकी ऑप्शन भी पढ़ लेंगे। परफेक्ट कंपटीशन हैज नो बैरियर्स टू एंट्री व्हाइल मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन डज। अगर आप मेरा लेक्चर देखेंगे तो वहां मैंने बताया है कि परफेक्ट कंपटीशन की तरह मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी कोई बैरियर नहीं होते। कोई भी नई फर्म अगर आना चाहती है, कोई प्रोडक्ट बनाना चाहती है, तो उसको कोई रोक टोक नहीं होती। तो ये ऑप्शन भी गलत है। डी, परफेक्ट कंपटीशन हैज बैरियर्स टू एंट्री व्हाइल मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन डज नॉट। ये भी गलत है। जैसा कि मैंने बताया, परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन दोनों में कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होती। किसी भी नई फर्म को एंटर करना है तो उसको कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो दोस्तों, ऑब्वियसली सबसे परफेक्ट, सबसे क्लोजेस्ट आंसर कौन आ रहा है यहां पर? वो आ रहा है बी। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा कि इन परफेक्ट कंपटीशन फर्म्स प्रोड्यूस आइडेंटिकल गुड्स व्हाइल इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन फर्म्स प्रोड्यूस स्लाइटली डिफरेंट गुड्स। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की एग्जांपल आपकी रियल लाइफ एग्जांपल है। रियल लाइफ में जो आप प्रोडक्ट्स देखते हैं, रियल लाइफ में जो भी आप चीजें देखते हैं, वो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द मार्केट टाइप नाउन एज परफेक्ट कंपटीशन इज। कहते हैं परफेक्ट कंपटीशन के बारे में जो कुछ उसके फीचर्स हैं उसके बारे में सवाल है। तो आइए देखते हैं क्या फीचर्स दिया है। ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम कंपटीशन एंड फर्म्स अर्न लार्ज प्रॉफिट्स। दोस्तों, ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम नहीं, जैसा कि नाम बता रहा है, परफेक्ट कंपटीशन में परफेक्ट कंपटीशन होता है, कोई फ्री फ्रॉम कंपटीशन नहीं होता। मार्केट फोर्सेस प्योरली कंपटीशन के बेसिस पे चलती हैं, प्योरली डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे चलती हैं। नेक्स्ट, हाईली कॉम्पिटिटिव एंड फर्म्स फाइंड इट इम्पॉसिबल टू अर्न एन इकोनॉमिक प्रॉफिट इन द लॉन्ग रन। नेक्स्ट पढ़ते हैं। डोमिनेटेड बाय फियर्स एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स। ये भी बात जान लीजिए, परफेक्ट कंपटीशन में एडवर्टाइज करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि आप खुद सोचिए, जब हर प्रोडक्ट आइडेंटिकल है, हर प्रोडक्ट, हर इंसान, हर फर्म, हर दुकान सेम प्रोडक्ट बेच रही है, तो आप किस चीज को एडवर्टाइज करोगे? हर बंदा तो सेम चीज बेच रहा है। अगर चीज अलग अलग बन रही होती, किसी का टेस्ट अच्छा होता, किसी की क्वालिटी बेटर होती, किसी का कुछ और होता, तो आप वहां कह सकते थे कि हाँ भाई, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट जो है उसमें डिफरेंट किस्म की वो है, तो उसमें हम क्या करेंगे? हम एडवर्टाइजिंग करेंगे। लेकिन जहां पर हर चीज सेम है, तो वहां पर क्या एडवर्टाइज करने का मतलब है? तो सी भी गलत है। अच्छा, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट इज मार्क्ड बाय फर्म्स कंटिन्यूअसली ट्राइंग टू चेंज देयर प्रोडक्ट सो दैट कंज्यूमर्स प्रेफर देयर प्रोडक्ट टू देयर कंपीटिटर्स। तो आपको मैं अगेन बता दूं कि परफेक्ट कंपटीशन में आइडेंटिकल प्रोडक्ट होते हैं। हर इंसान, हर फर्म, हर दुकान सेम प्रोडक्ट बना रही होती है। डी भी रॉन्ग है, सी भी रॉन्ग है और ए भी रॉन्ग है। तो मोस्ट क्लोज आंसर क्या हो जाएगा? बी, हाईली कॉम्पिटिटिव एंड फर्म्स फाइंड इट पॉसिबल टू अर्न एन इकोनॉमिक प्रॉफिट इन द लॉन्ग रन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फर्म्स हैज
all firms which of the following market types has all firms selling products so identical that buyers do not care from which firm they buy। कह रहा है इनमें से कौन सा कॉम्पिटिशन मार्केट है जिसमें हर फर्म सेम प्रोडक्ट बेच रहा है। अगेन जो मैंने अभी आपको बताया, एक ही कॉम्पिटिशन मार्केट है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट, जिसमें हर सेलर एक ही किस्म का प्रोडक्ट बेच रहा है। तो ये बात जानने की यहां पर ध्यान रखने की है कि देयर इज नो अदर मार्केट जिसमें आइडेंटिकल प्रोडक्ट बनता है, सिर्फ परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट में ही आइडेंटिकल प्रोडक्ट बनता है, और ये आपको याद रखना है, रट्टा मार लेना है। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर आंसर हो जाएगा ए, परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट होता है ऐसा जिसमें आपका कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं होती प्रोडक्ट की, आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स बन रहे होते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। परफेक्ट कंपटीशन में सब इन चार ऑप्शन में से सब फीचर्स होते हैं, सिर्फ एक ऐसा ऑप्शन होगा जो इसके फीचर्स नहीं होते हैं। तो आइए हम देख लेते हैं जरा इसका आंसर क्या है। ऑप्शन पढ़ते हैं। नंबर 1 ऑप्शन है वेल इन्फॉर्म्ड बायर्स एंड सेलर्स विद रिस्पेक्ट टू प्राइसेस। कह रहे हैं कि परफेक्ट कंपटीशन में वेल इन्फॉर्म्ड बायर सेलर होते हैं, बिल्कुल सही बात है, वेल इन्फॉर्म्ड बायर सेलर होते हैं। नंबर 2 अ लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर्स, ये भी सही है, वेल इन्फॉर्म्ड भी होते हैं, लार्ज नंबर भी होता है। अगर आप लेक्चर देखेंगे जिसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिख जाएगा, उसमें कि ये मैंने डिस्कस किया है। सी नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन एंट्री इनटू और एग्जिट फ्रॉम द इंडस्ट्री। कह रहे जब भी कोई भी चाहता है परफेक्ट कंपटीशन में आना किसी भी इंडस्ट्री में, चाहे वो कोई भी प्रोडक्ट ले लो आप, कोई भी शूज ले लो, कोई भी प्रोडक्ट ले लो आप, कोई भी सर्विस ले लो, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, ये भी सही है। नंबर डी कंसिडरेबल एडवर्टाइजिंग बाय एन इंडिविजुअल फर्म। दोस्तों अगेन जहां पर प्रोडक्ट सेम बना रहा है हर एक दुकान, तो वहां पर एडवर्टाइजिंग की जरूरत क्या है। अगर आप भी सेम क्वालिटी का पेन बेच रहे हैं, मैं भी सेम क्वालिटी का, सेम ब्रांड का, सेम कलर का, सेम क्वांटिटी का पेन बेच रहा हूं, तो मैं क्यों एडवर्टाइज करूंगा अपने प्रोडक्ट को। मुझे पता है हर कोई इंसान मार्केट में वही बेच रहा है, और क्योंकि बायर्स वेल इन्फॉर्म्ड है, उनको भी ये चीज पता है, तो एडवर्टाइज करने का कोई मतलब बनता नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा इनमें से कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, किस चीज का बताइए, परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट का। डी कंसिडरेबल एडवर्टाइजिंग बाय द इंडिविजुअल फर्म्स। समझ में आ रही बात, ये ऑप्शन सबका हो जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट चलें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। इन चार ऑप्शन में से कौन सा बेस्ट एग्जांपल होगा एक परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट का। डायमंड्स, एथलेटिक शूज, सॉफ्ट ड्रिंक्स, फार्मिंग। दोस्तों अब इस आंसर को आंसर करने से पहले ये आपको पता होना चाहिए कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट के फीचर्स क्या हैं। पहली बात, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। दूसरी बात, नो रिस्ट्रिक्शन इन द एंट्री ऑफ एनी फर्म। तीसरी बात, नो एडवर्टाइजमेंट, नथिंग। अब दोस्तों परफेक्ट कॉम्पिटिशन रियल लाइफ में होना इम्पॉसिबल है, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन खुद ही वहां से पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी एग्जांपल हो सकती है परफेक्ट कॉम्पिटिशन की, तो आप इनमें से देखिए किस ऑप्शन पे सारे के सारे फीचर्स बैठते हैं। क्या इनमें से कोई ऐसा ऑप्शन है जिसमें लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, लार्ज नंबर ऑफ बायर होते हैं। क्या इनमें से ऐसा कोई ऑप्शन है जिसमें एंट्री ऑफ फर्म्स रिस्ट्रिक्टेड नहीं होती है। क्या इनमें से ऐसा कोई ऑप्शन है जिनमें आपको प्रोडक्ट ऑलमोस्ट आइडेंटिकल होता है। देखिए डायमंड्स में क्या लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स हैं, नहीं, सेलर्स भी लिमिटेड हैं, बायर्स भी लिमिटेड हैं। डायमंड बहुत कम जगह बनता है तो सेलर्स बहुत कम है, बहुत कम लोग एफोर्ड कर सकते हैं तो बायर्स भी बहुत कम है, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। एथलेटिक शूज़, क्या लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स हैं। एथलेटिक शूज़ अगर आप देखेंगे तो बहुत लिमिटेड ब्रांड है, प्यूमा, एडिडास, रिबॉक, है ना, तो और कुछ लिमिटेड ब्रांड्स हैं इसमें, तो लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स तो नहीं है, तो ये भी ऑप्शन क्लोज नहीं आ रहा। सॉफ्ट ड्रिंक्स में भी देखेंगे तो बहुत लिमिटेड ऑप्शन है, कोको कोला, पेप्सी, मरिंडा, और फिर कुछ लोकल ब्रांड्स आ जाते हैं जैसे कि थम्स अप, तो अगेन लिमिटेड नंबर ऑफ सेलर्स, लिमिटेड नंबर ऑफ बायर्स। तो इसमें डी फार्मिंग जो है, देख लीजिए आप, फार्मिंग में लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स हैं। देखिए जहां किसी भी कंट्री को देख लीजिए, लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर इन्वॉल्वड इन फार्मिंग, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स हैं। प्रोडक्ट आइडेंटिकल तो नहीं है, लेकिन चावल बनाने वाले चावल ही बना रहे हैं, गेहूं बोने वाले गेहूं बो रहे हैं, तो ऑप्शंस में से डी इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है। हालांकि रियल लाइफ में परफेक्ट कॉम्पिटिशन का कोई एग्जांपल नहीं मिलता, बट यहां पर अगर मैं देखूं कि इनमें से कौन सी क्लोजेस्ट एग्जांपल है किसकी, परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट की, तो क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट टाइप्स हैज द फीवेस्ट नंबर ऑफ फर्म्स। कह रहा है इनमें से किस किस्म की मार्केट में सबसे कम नंबर ऑफ फर्म्स होती हैं। परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट नहीं हो सकता क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ सेलर, लार्ज नंबर ऑफ बायर होता है। मोनोपोली में सिर्फ एक ही फर्म, एक ही इंडिविजुअल, एक ही ऑर्गेनाइजेशन होती है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं। ओलिगोपोली में भी ठीक ठाक नंबर होते हैं, 7, 8, 9, 10 लिमिटेड होते हैं, पर ठीक ठाक होते हैं। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी ऑब्वियसली, जिसमें क्या है, फेवेस्ट नंबर, सबसे कम नंबर ऑफ फर्म किसमें है, मोनोपोली में है, एक ही फर्म है, एक ही ऑर्गेनाइजेशन है, एक ही इंसान है, तो आंसर क्या आ जाएगा, बी। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट टाइप्स हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स दैट सेल सिमिलर बट स्लाइटली डिफरेंट प्रोडक्ट्स। कह रहा है इनमें से कौन सा ऐसा फर्म है जो सिमिलर प्रोडक्ट तो बेचते हैं बट डिफरेंट भी होते हैं, वो उनमें परफेक्ट कॉम्पिटिशन की तरह एकदम आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स नहीं होते। तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन तो ऑप्शन में नहीं आएगा ऑब्वियसली, तो ए ऑप्शन हमारा क्या है, दिस कैन नॉट बी दी आंसर, तो हम इसको एलिमिनेट कर देंगे। बी क्या है, ओलिगोपोली। ओलिगोपोली में भी स्लाइटली डिफरेंट प्रोडक्ट्स होते हैं और मोनोपोलिस्टिक में भी होते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पर आप किसका आंसर मानोगे। देखो दोस्तों, ये बात ध्यान रखने की है कि जो आपकी ओलिगोपोली मार्केट में जो आपकी कार्स हैं, दे आर नॉट स्लाइटली डिफरेंट, दे आर अ लॉट डिफरेंट। दोस्तों अगर बात करें कार्स की, देखिए ओलिगोपोली जो आपकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री वो ओलिगोपोली की एग्जांपल है, या फिर टेलीकम्युनिकेशन की एग्जांपल है, तो स्लाइटली डिफरेंट नहीं होते। कहीं पर एयर बैग्स हैं, कहीं पर नहीं है, कहीं पर आपको साल की वारंटी है, कहीं पर नहीं है, कहीं आपको 4x4 है, कहीं पर नहीं है, कहीं में कलर कुछ है, किसी में इंजन पावर कुछ है, तो देयर आर अ लॉट ऑफ डिफरेंसेस। लेकिन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में सिमिलर बट स्लाइटली डिफरेंट प्रोडक्ट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल साबुन देख लो आप, लक्स, डव, पियर्स, तो इनमें स्लाइटली डिफरेंट है बट काम सबका क्या है, आपका फ्रेग्रेंस है, अरोमा है और क्या है, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, सी, मोनोपोलिस्टिक आंसर हो जाएगा सबसे क्लोजेस्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट टाइप्स हैज ओनली अ फ्यू कॉम्पिटिटिंग फर्म्स। कह रहे हैं इनमें से सिर्फ बहुत कम कॉम्पिटिटिंग फर्म्स होती हैं, ऐसा किस में पाया जाता है। परफेक्ट कॉम्पिटिशन में अगेन मैं रिपीट करता आ रहा हूँ बार बार, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। मोनोपोलिस्टिक में क्या होता है, इसमें भी लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होता है, तो फ्यू कंपीटिंग फर्म्स नहीं आएगा। मोनोपोली में तो एक ही होता है, तो डी आंसर आएगा यहाँ पर, ओलिगोपोली, जिसमें क्या हो जाएगा, फ्यू आपके बहुत ही कम कंपीटिंग फर्म्स होती हैं। जैसे कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में देख लो कितने हैं इंडिया में, मारुति सुजुकी, ह्युंडई, टाटा, टोयोटा, है ना, लिमिटेड नंबर ऑफ फर्म्स हैं। आइए बढ़ते हैं आगे। Question number 9. In a perfectly competitive market, the type of decision a firm has to make is different in short run than in long run. कहते हैं कॉम्पिटिटिव मार्केट में जो शॉर्ट रन डिसीजंस होते हैं किसी भी फर्म के लिए वो डिफरेंट होते हैं लॉन्ग रन से। बात बिल्कुल सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म्स शॉर्ट रन डिसीजन। कह रहा है कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म डिसीजन में डिफरेंस आता है परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट में। या अगर आपको पता नहीं है तो पता चल जाएगा अगले 3 क्वेश्चन में। इसी पे अगले 3 क्वेश्चन है कि शॉर्ट रन में कौन सा डिसीजन करता है परफेक्टली कॉम्पिटिशन मार्केट में फर्म, और लॉन्ग टर्म में किसी भी परफेक्ट कॉम्पिटिशन में कोई भी फर्म क्या डिसीजन लेती है। तो अगर मैं इसमें बात करूं शॉर्ट रन में, तो ए ऑप्शन क्या है, व्हाट प्राइस टू चार्ज बायर्स फॉर द प्रोडक्ट। दोस्तों पहली बात याद रख लो कि जो परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट होती है उसको हम प्राइस टेकर बोलते हैं। प्राइस टेकर, जो भी फर्म परफेक्ट कॉम्पिटिशन में आएगी उसको प्राइस लेनी पड़ेगी जो मार्केट ने सेट की है, वो खुद से चार्ज नहीं कर सकता। और अगर आपको याद होगा, मैंने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का लेक्चर भी पढ़ाया है आपको, और वहाँ भी मैंने आपको ये चीज़ बताई है। उस लेक्चर का भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा जिसको देखना है। तो वहाँ मैंने आपको बताया था कि जो आपकी परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट होती है वहाँ कुछ ऐसा डिमांड कर बनता है, ठीक है। यहाँ पर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन डिमांड कर बनता है और सिर्फ एक प्राइस है जिस प्राइस पे खरीदो फरोख्त होती है और कोई प्राइस जो है एक्सेप्टेबल नहीं होती। तो इसी तरीके से ये बात ध्यान रखने की है कि भाई प्राइस चार्ज करने की तो सवाल ही पैदा नहीं होता, जो मार्केट ने सेट किया है वही रखना है आपको। वेदर और नॉट टू एंटर और एग्जिट इन मार्केट। देखो दोस्तों, ये जो एग्जिट या एंटर की मार्केट की जो है ना, ये एक लॉन्ग टर्म डिसीजन है, शॉर्ट टर्म नहीं है। द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट, हाँ ये बात आप कर सकते हो कि शॉर्ट रन में आप हमेशा प्रॉफिट की बात करोगे, 1 साल में, 6 महीने में, 1 क्वार्टर में कितना प्रॉफिट आ रहा है। तो शॉर्ट रन की जहां तक बात की जाए, सी ऑप्शन इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। अगेन डी ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि एडवर्टाइजिंग में तो पैसा कुछ होता ही नहीं है परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट में। अगेन सेम प्रोडक्ट हर कोई बेचे तो एडवर्टाइजमेंट किस चीज़ की करोगे, समझ में आ रही बात। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, सी आंसर हो जाएगा। समझ में आ रही बात, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट अ फर्म डिसाइड्स प्रॉफिट इन शॉर्ट रन बाय डिसाइडिंग। अब देखो दोस्तों, अब आप सोच रहे हो कि जब प्राइस बढ़ा नहीं सकते, प्राइस सेम है, प्राइस टेकर है, तो किस सेंस में प्रॉफिट इंक्रीज किया जा सकता है। तो दोस्तों याद हमेशा रखना कि आप कितना इनपुट और कितना आउटपुट डाल रहे हो उस पर काफ़ी मैटर करता है। यहाँ ऑप्शन देख लो, हाउ मच आउटपुट टू प्रोड्यूस, कितना आउटपुट प्रोड्यूस करोगे, डिपेंड करेगा कितनी डिमांड है मार्केट में, कितने सेलर्स है मार्केट में, उसके बेसिस पे आप आउटपुट प्रोड्यूस करोगे। तो जितना आउटपुट करोगे, अगर आप कैलकुलेशन लगा के करोगे तो आप प्रॉफिट में जाओगे। अदरवाइज अगर ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करोगे, जितनी डिमांड नहीं है, तो क्या हो जाएगा, वो वेस्ट हो जाएगा। वेदर और नॉट टू एंटर मार्केट, अगेन वेदर और नॉट टू एंटर मार्केट इज अ लॉन्ग टर्म डिसीजन, नॉट शॉर्ट टर्म डिसीजन, ये हमेशा याद रखना। व्हाट प्राइस टू चार्ज, अगेन परफेक्ट कॉम्पिटिशन में आप प्राइस चार्ज की तो बात ही नहीं कर सकते, प्राइस टेकर होते हो आप जो मार्केट सेट करती है वही प्राइस आपको लेना होता है। डी क्या है, हाउ मच कैपिटल टू यूज। तो हाउ मच कैपिटल टू यूज भी क्या है, एक ऑप्शन, एक लॉन्ग टर्म डिसीजन हो सकता है, शॉर्ट टर्म नहीं। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका हाउ मच आउटपुट टू प्रोड्यूस, ए आंसर आ जाएगा दोस्तों, ठीक है।
नेक्स्ट ऑप्शन अगेन यहां पर फिर से वही बात कर रहा है लॉन्ग टर्म शॉर्ट रन की, कहता है कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट में जो शॉर्ट टर्म डिसीजन होते हैं शॉर्ट रन में वो लॉन्ग टर्म से डिफरेंट होते हैं। अब आप मुझे बताइए कि इनमें से इन 4 ऑप्शन में से विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म्स लॉन्ग रन डिसीजन। दोस्तों यहां पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि ना तो प्राइस चेंज करने की बात हो सकती है, तो ए ऑप्शन भी नहीं होगा। हाउ मच टू स्पेंड ऑन एडवर्टाइजिंग की बात भी नहीं होगी यहाँ पर, क्योंकि परफेक्ट कॉम्पिटिशन में एडवर्टाइजिंग होती ही नहीं है। सी प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग शॉर्ट रन में बात की जाती है, लॉन्ग टर्म में नहीं। तो लॉन्ग टर्म में क्या बात की जाती है? डी, जो आपका वेदर और नॉट टू एंटर द इंडस्ट्री, ये आंसर आएगा आपका लॉन्ग टर्म में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, अ प्राइस टेकिंग फर्म, कह रहा है कि जो एक फर्म होती है जो प्राइस टेकिंग फर्म होती है, पहली बात हमेशा याद रखना, प्राइस टेकिंग फर्म का मतलब हो गया परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट। परफेक्ट कॉम्पिटिशन को प्राइस टेकर मार्केट भी कहते हैं, तो उसकी बात कर रहा है ये। कैन नॉट इन्फ्लुएंस द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, कह रहा है कि एक प्राइस टेकिंग फर्म यानी एक ऐसी फर्म जो कॉम्पिटिटिव परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट में है, कैन नॉट इन्फ्लुएंस द प्राइस ऑफ मार्केट इट सेल्स, टॉक्स टू राइवल फर्म्स टू डिटरमाइन द बेस्ट प्राइस फॉर ऑल ऑफ देम टू चार्ज, यानी वो अपने राइवल से बात करता है कि हम मिलके जो कोई चार्ज करते हैं। ये ओलिगोपोली में होता है दोस्तों, जहां पर कार्टल्स बनते हैं, यहां पर नहीं होता। सेट्स द प्रोडक्ट्स प्राइस टू व्हाटएवर लेवल द ओनर डिसाइड्स अपॉन, अगेन प्राइस टेकिंग फर्म नाम ही बोल रहा है, तो अपनी प्राइस तो खुद सेट कर नहीं सकता, जो मार्केट ने की हुई है सेट वही करना पड़ेगा। डी, आस्क द गवर्नमेंट टू सेट द प्राइस ऑफ इट्स प्रोडक्ट, कि गवर्नमेंट को बोलता है भाई। अगेन परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट में गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस बिल्कुल नहीं होता। ठीक है दोस्तों, तो आंसर यहाँ एक ही है जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है, दैट इज व्हाट, ए। The price taking firm cannot influence the price of a product it sells, यानी एक परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट में कोई भी फर्म अपने हिसाब से प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता प्रोडक्ट को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13, अ लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स ऑल सेलिंग एन आइडेंटिकल प्रोडक्ट विच इंप्लाइज विच ऑफ द फॉलोइंग। अगेन अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये बात किसकी कर रहा है? परफेक्ट कॉम्पिटिशन की। सबके सब आइडेंटिकल प्रोडक्ट बेच रहे हैं और लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स हैं। तो क्या बोल रहा है, क्या ऑप्शन होगा? अ हॉरिजॉन्टल मार्केट सप्लाई कर्व, large losses by all the sellers, the inability of any seller to change the price of the product, और market chaos। अब आप देख लीजिए, the inability of any seller to change the price of market, क्या ये चीज, क्या प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, क्या ये चीज सही है परफेक्ट कॉम्पिटिशन में? इसके बारे में हम कम से कम अभी तक पिछले 3-4 सवालों में बात कर चुके हैं कि किसी भी परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट में सेलर प्राइस डिसाइड नहीं करता। इनफैक्ट पिछले वाला सवाल भी इसी पे था। सो यहां पर आंसर मोस्ट अप्रोप्रिएट है कि द इनएबिलिटी ऑफ एनी सेलर टू चेंज द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, कि भाई किसी भी परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट में कोई भी सेलर प्राइस को चेंज नहीं कर सकता, उसको वही एक्सेप्ट करना पड़ता है जो मार्केट ने डिसाइड किया। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन, परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म्स आर प्राइस टेकर बिकॉज, कहते हैं परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म्स यानी ऐसी फर्म जो परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में काम कर रही हैं वो प्राइस टेकर्स होती हैं। क्यों? ईच फर्म इज वेरी लार्ज, ये ऑप्शन तो नहीं होगा। देयर आर नो गुड सब्सटीट्यूट्स फॉर देयर गुड्स, मैनी अदर फर्म्स प्रोड्यूस आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स, देयर डिमांड कर्व्स आर डाउनवर्ड स्लोपिंग। दोस्तों आप खुद बताओ मुझे कि आंसर क्या होगा यहाँ पर? ऑब्वियसली क्योंकि बहुत सारी फर्म्स सेम प्रोड्यूस बना रही हैं, तो उनको अपने आप लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई प्राइस सेट करता है। कोई भी फर्म जो भी मार्केट में एंटर करेगी, जो भी मार्केट इक्विलिब्रियम ने प्राइस सेट किया, उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। समझ में आ गई बात? यहां तक क्लियर है? आगे बढ़ें। नेक्स्ट, इफ डिमांड फॉर अ सेलर्स प्रोडक्ट इज परफेक्टली इलास्टिक विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब यहां पर आता है इलास्टिसिटी का कंसेप्ट। आपको याद होगा जब मैंने इलास्टिसिटी पढ़ाया था हमारे यूट्यूब चैनल पे, तो कई लोग बोल रहे थे कि तो सिलेबस में ही नहीं है, पर पढ़ाना पड़ता है, कई सारे टॉपिक्स इंटर रिलेटेड होते हैं, इसके बगैर आपको समझ ही नहीं आएगा कि क्या होता है। अब याद करो परफेक्टली इलास्टिक का मतलब क्या था, कि उसका डिमांड कर कुछ ऐसा बनता था। अभी पहले मैंने बनाया कुछ देर पहले भी ऐसा परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब ये होता है कि कितना भी क्वांटिटी में चेंज ले आओ। देखो इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या है? पहले तो इलास्टिसिटी का फॉर्मूला ये है कि क्वांटिटी परसेंटेज चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, यानी अगर हम प्राइस चेंज करेंगे तो क्या होगा, प्राइस चेंज करेंगे तो कितना चेंज डिमांड में आएगा। समझ में आ रही बात? तो यहां पर सवाल ये पैदा होता है कि यहां पर जो कर्व बन रही है, वो परफेक्टली इलास्टिक के लिए बना रहे हैं। और परफेक्टली इलास्टिक का मतलब हो गया कि जितना भी चेंज कर लो आप क्वांटिटी को, प्राइस सेम रहेगा। प्राइस सेम रहना चाहिए, एक ही प्राइस पे आप सेल करोगे प्रोडक्ट को, क्वांटिटी फिर आप इन्फिनिट कंज्यूम करोगे। ऑप्शन में क्या है? देयर इज नो इंसेंटिव टू सेल एट अ प्राइस बिलो द मार्केट प्राइस, इट विल नॉट सेल एनी आउटपुट
at all if it tries to price its product above the market price. There are very large number of perfect substitute for the seller's product. All of the above are correct. अब देखो ध्यान से दोस्तों, क्या एक परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट में कोई इंसेंटिव है मार्केट प्राइस से नीचे बेचने का? अगर 10 रुपये में कोई पेन बेच रहा है, हर कोई बंदा 10 रुपये में बेच रहा है, तो आप 10 रुपये में से कम क्यों बेचोगे? ना तो 10 रुपये के ऊपर बेचोगे. इट विल नॉट सेल एनी आउटपुट इफ इट ऑल इट ट्राइज टू प्राइस इट्स प्रोडक्ट अबव द मार्केट प्राइस. अगर हर इंसान 10 रुपये का पेन बेच रहा है तो आप 11 रुपये का खरीदना चाहते हो, बेचना चाहते हो, तो कौन खरीदेगा आपसे? तो आप अगर 1 रुपया भी प्राइस बढ़ाओगे आपसे कोई नहीं खरीदेगा. देयर आर अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ परफेक्ट सब्स्टिट्यूट फॉर द सेलर्स प्रोडक्ट. ऑब्वियसली हर इंसान सेम चीज बेच रहा है तो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट अवेलेबल हैं, तो क्यों कोई खरीदेगा आपसे? तो इसका मतलब हो गया कि सारे के सारे ऑप्शंस क्या हैं? परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के कैरेक्टरिस्टिक हैं. तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इज डी. ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन. वन ऑफ द रिक्वायरमेंट्स फॉर अ मोनोपोली इज. अब फाइनली परफेक्ट कंपटीशन के जाल से हम बाहर आए और नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया मोनोपोली पे. कह रहा है कि मोनोपोली की एक रिक्वायरमेंट इनमें से ऑप्शन में एक है, द प्रोडक्ट कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड बाय स्मॉल फर्म्स. There are several close substitute for the product. There is a unique product with no close substitute. Products are high priced. दोस्तों ऑब्वियस सी बात है, मोनोपोली का मतलब ये है कि कोई एक इंसान के पास रिसोर्स क्या है? पूरा कंट्रोल है रिसोर्स का, और वो उस रिसोर्स से कोई भी यूनिक सब्स्टिट्यूट नहीं है. तभी तो कहीं जाके आप उस चीज़ को खरीदोगे. फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल है, पेट्रोल का कोई भी यूनिक सब्स्टिट्यूट नहीं है. या फिर आप देख लो एलपीजी का कोई भी यूनिक सब्स्टिट्यूट नहीं है. इसीलिए क्या होता है, इस पर जनरली ऐसी चीज़ों पर मोनोपोली होती है लोगों की. तो आंसर क्या आ जाएगा? सी. देयर इज अ यूनिक प्रोडक्ट विद नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स. समझ में आ गई बात? तो दिस इज वन ऑफ द रिक्वायरमेंट्स फॉर मोनोपोली मार्केट. आंसर क्या आ जाएगा? सी. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें. अ मोनोपोली इज अ मार्केट विद. कह रहा है मोनोपोली का मार्केट का इनमें से 4 में से ऑप्शन कौन सूट करेगा? नो बैरियर्स टू एंट्री. ऑब्वियसली बात है, बैरियर तो होगा. अगर आपने पूरे के पूरे रिसोर्सेज को कंट्रोल कर लिया तो आप किसी और को घुसने नहीं दोगे. आप ही के पास पूरे रिसोर्सेज, तो बैरियर तो है ही है. मैनी सब्स्टिट्यूट्स. मोनोपोली जिस पे भी कायम होती है उस पर सब्स्टिट्यूट नहीं होते हैं, तभी तो मोनोपोली हो पाती है. अदरवाइज अगर उसके सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है तो मोनोपोली आप कितनी भी कर लो, लोग दूसरा प्रोडक्ट यूज़ कर लेंगे. मैनी सप्लायर्स. अगर सप्लायर्स बहुत सारे होंगे तो मोनोपोली होगी ही नहीं, तो ये तो ऑब्वियसली रॉन्ग होगा. वन सप्लायर. डी ऑप्शन इज वन सप्लायर. तो मोनोपोली में एक ही सप्लायर होता है, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो एक इंसान हो, चाहे वो एक कंपनी हो. समझ में आ गई बात? तो आंसर क्या होगा? डी. Next question. Firms face competition when the good they produce is in a market with natural barriers to entry, is unique, is in market with legal barriers to entry, has a close substitute. कह रहे हैं कि कोई भी फर्म कब कंपटीशन फेस करेगी? जब वो ऐसे मार्केट में है जिसमें नेचुरल बैरियर्स हैं एंट्री में, या फिर ये मार्केट यूनिक है, या फिर ऐसी मार्केट में जिसमें लीगल बैरियर्स हैं, या फिर जहां पर एक क्लोज सब्स्टिट्यूट है. दोस्तों ये जो बाकी ऑप्शन है वो कंफ्यूज करने के लिए दिए हुए हैं. आंसर इसका डी आएगा. जहां पर भी एक क्लोज सब्स्टिट्यूट होगा तो वहीं पर कंपटीशन होगा. आप आप मार्केट में पॉयलेट पेन खरीदने जा रहे हो तो वहां पर रोलिटो भी तो है, वहां पर राइटोमीटर भी तो है, वहां पर सेलो भी तो है. आप मार्केट में साबुन खरीदने जा रहे हैं तो वहां पर लक्स है, वहां पर डव है, वहां पर पियर्स है. तो जहां पर भी क्लोज सब्स्टिट्यूट होंगे वहीं पर कंपटीशन होगा. जहां पर क्लोज सब्स्टिट्यूट होंगे ही नहीं तो वहां मोनोपोली बन जाएगी. समझ में आ रही बात? तो जहां मोनोपोली होगी वहां क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होगा. Which of the following statement is correct? कह रहे हैं इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? मार्केट डिमांड एंड फर्म्स डिमांड इज द सेम फॉर मोनोपोली. कह रहा है जब मोनोपोली की बात करें तो मार्केट डिमांड और फर्म डिमांड सेम चीज हो जाती है. मोनोपोलीज हैव परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड फॉर प्रोडक्ट सोल्ड. नंबर सी. मोनोपोलीज आर गारंटीड टू अर्न एन इकोनॉमिक प्रॉफिट. डी. ऑल ऑफ द अबव करेक्ट. देखो दोस्तों यहां भी कंफ्यूजिंग है एक चीज. ये बात हमेशा याद रखना, मोनोपोली में मार्केट बिकम्स फर्म. क्यों? क्योंकि एक ही फर्म है जो उस इंडस्ट्री को पूरा का पूरा क्या कर रहा है? केटर कर रहा है. तो यानी इंडस्ट्री का मतलब होता है वो सारे प्रोड्यूसर्स जो एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, लेकिन मोनोपोली में तो एक ही फर्म बना रहा है, तो फर्म इज इक्वल्स टू इंडस्ट्री हो जाता है. तो इसमें याद रखने की जरूरत यह है कि मोनोपोली में मार्केट डिमांड और फर्म डिमांड सेम हो जाते हैं मोनोपोली के लिए. ठीक है, समझ में आ गई बात दोस्तों? तो ये लास्ट क्वेश्चन आज करते हैं 20th क्वेश्चन. बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे. विच डिस्क्राइब्स अ बैरियर टू द एंट्री. इनमें से किस चीज को हम बैरियर टू द एंट्री कह सकते हैं? एनीथिंग दैट प्रोटेक्ट्स अ फर्म फ्रॉम अराइवल ऑफ अ न्यू कंपीटिटर्स. ठीक है. नेक्स्ट, अ गवर्नमेंट रेगुलेशन दैट बार्स अ मोनोपोली फ्रॉम अर्निंग एन इकोनॉमिक प्रॉफिट. अगर एक गवर्नमेंट रेगुलेट कर रही है कि किसी भी चीज़ में मोनोपोली नहीं होनी चाहिए तो वो एंट्री को हटा रही है, मतलब बैरियर को हटा रही है, बैरियर क्रिएट नहीं कर रही, तो बी ऑप्शन तो नहीं होगा. समथिंग दैट एस्टैब्लिशेस अ बैरियर टू एक्सपैंडिंग आउटपुट. अगर आप आउटपुट पे बैरियर लगा दोगे
तो वो बैरियर, तो वो एक बैरियर है गुड के लिए, वो एक एंट्री के लिए भी बैरियर हो जाएगा, क्योंकि लोग बोलेंगे अगर यार आउटपुट हमें बनाने नहीं दोगे तो हम कैसे अपना किसी फर्म को बता रहे हो इतना ही आउटपुट प्रोड्यूस करोगे आप, तो इट्स अगेंस्ट मार्केट प्रिंसिपल्स। और कोई भी बिजनेस चाहेगी कि मैं उस इंडस्ट्री में घुसूँ ही नहीं। Firms already in the market incurring economic losses so that no new firm want to enter the market। बेशक ये एक किस्म का बैरियर आपको दिख सकता है कि यार कोई लॉस हो रहा है इकोनॉमी में, लेकिन जहाँ तक बात की जाए लॉस की, लॉस एक बैरियर नहीं है, वो एक बेसिकली एक मार्केट सिचुएशन है। लॉसेस और गेंस तो मार्केट में चलते ही रहते हैं। अब आप देख लो कोरोना में कितने सारे लॉसेस हुए, तो क्या वो बैरियर है? नहीं, वो जस्ट बिजनेस इश्यूज हैं, वो एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं। तो आंसर आएगा ए इसका, एनीथिंग दैट प्रोटेक्ट्स अ फर्म फ्रॉम अराइवल ऑफ न्यू कॉम्पिटिटर्स। कोई भी चीज जो एक न्यू कॉम्पिटिटर को आने से रोके, उसी को आप क्या कहोगे? आप उसको कहोगे बैरियर टू द फर्म, बैरियर टू द एंट्री। समझ में आ गई बात? तो दोस्तों ये 20 क्वेश्चन थे, कल हम फिर से कंटिन्यू करेंगे और बहुत सारे इंटरेस्टिंग एमसीक्यू करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस, एंड वी विल बी बैक विद न्यू लेक्चर सीरीज। डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करिए और लेक्चर पसंद आए तो जरूर लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच।